सर, जब आपका यूएन डिप्लॉयमेंट आया होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली सर आप यूनिट में रहे होंगे उस समय, तब जब डिप्लॉयमेंट आया सर तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई कि वहां पर किस तरह के हालात है या किस लिए जाना है? बिकॉज जनरली सर सभी को ये लगता है कि यूएन आ गया यार, बहुत ही आराम करेंगे। इंडिया में बहुत ऑपरेशंस थे, बहुत हेक्टिक था तो जाके आराम से 1-1.5 साल निकाल के आएंगे सर। एक्चुअली आपको याद होगा कि 1999 में ऑपरेशन कारगिल हुआ और उस समय मेरा पोस्टिंग तंगधार में था। मैं बीएम की ड्यूटी कर रहा था, ब्रिगेड मेजर। ओके। तो बहुत चैलेंजिंग माहौल में, बहुत ही आई वुड से ऐसा असाइनमेंट जिसके अंदर की रात दिन गोलाबारी चलता रहता था। और उस टाइम पे करीब करीब 2 साल मेरे पूरे हो गए थे, लेकिन ये कारगिल ऑपरेशन की सिचुएशन आने की वजह से 2 से 3 साल बन गए। तो 3 साल के लगभग आप एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टिंग के बाद इंतजार कर रहे थे कि वापस अपनी फैमिली के पास आएंगे और पीस स्टेशन में आकर के आपको मौका मिलेगा अपने बच्चों के साथ रहने का। इसी बीच में ये असाइनमेंट आ जाता है और आपको डिटेल कर देते हैं। और आप मना करने वाले थे सर। दिल और दिमाग में जद्दोजहद होती है कि जाए नहीं जाए, क्योंकि ऑप्शन तो देना ही है। तो उस समय मुझे याद है मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया, बोली आप जा रहे हैं क्योंकि देश के लिए ड्यूटी पहले है और फैमिली में संभाल लूंगी, आप जाइए। तो उस माहौल से मैं बोलूँगा कि यूएन में जब आया तो एक तरीके से खुशी भी थी और साथ में साथ घर का जो पर्सनल जो टर्बुलेंस वो भी था। आई एम श्योर सर आपने मैम को थैंक यू तो बोला ही होगा। इसके वजह से सच एन एक्सपीरियंस यू हैड सर। इनफैक्ट जब 3 महीने बात नहीं हुई ना, जब ऑपरेशन के आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, तब मैं हर दिन याद करता था कि मेरी बीवी ने मेरे को क्यों भेजा है इधर। 3 महीने तक कोई कम्युनिकेशन नहीं था सर। और इंडिया में उस समय इस तरीके का माहौल बन गया था कि शायद मार दिया यूएन में जो इंडियन पीस कीपर्स फंसे हुए हैं। क्योंकि उस समय न कोई मोबाइल था, न कोई कम्युनिकेशन का जरिया था। चिट्ठियां आती थी, वो चिट्ठियां भी बंद हो गई। और यहाँ पे पार्लियामेंट में भी मुद्दा उड़ गया कि हिंदुस्तान के सिपाही जो फंसे हुए हैं वहाँ पे सिरा लियोन में, उनको जो है गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो एक ऐसा ही माहौल बन गया था कि शायद हम नहीं है। और मेरी वाइफ आज भी मेरे को ये बोलती है कि मेरी आत्मा में हर जगह हर समय में ये बोलती थी कि नहीं, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक बिलीफ, एक हौसला। बिल्कुल सर, वापस वहीं उसी प्रश्न में आएंगे कि जब आप इंडक्ट हुए सर तो क्या खबर थी एंड आप लोग फ्री टाउन पहुंचे सर या कहाँ लैंड कहाँ हुए? सबसे पहले तो न्यू दिल्ली में इंटीग्रेशन, जैसे आपको मालूम है, सभी एड्स एंड डेट्स जो आते हैं बाहर से, सबका इंटीग्रेशन दिल्ली में करीब हम 4 हफ्ता रहे, इंटीग्रेशन हुआ। उसके बाद वहां से हम सबसे पहले गए लुंगी। लुंगी फ्री टाउन के पास में है एयरपोर्ट। और लुंगी एयरपोर्ट जो आप मानोगे नहीं, उस समय हालात ये थी कि हम एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट जो हमें लेके जा रहा है यूएन चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, वो लैंडिंग के लिए भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि लाइट्स काम नहीं कर रही है एयर स्ट्रिप के ऊपर। तो उस हालात में जबकि इस तरीके से एयरपोर्ट बिल्कुल नॉन फंक्शनल था, मुझे याद है कि हम अपने पासपोर्ट्स लेकर के चले गए थे कैंप में। कोई वीजा के स्टैंप नहीं, कुछ नहीं। और 2 दिन बाद में जो है बटालियन कमांडर से ऑर्डर आया कि सभी पासपोर्ट इकट्ठा करो, दोबारा भेजो, उन पे स्टैंप तो लगना है कम से कम, जो एंट्री होता है किसी कंट्री के अंदर। तो उस तरीके का माहौल था। और लुंगी में हम करीब शुरू में जाकर के शुरू में ये था कि 3-4 हफ्ता हम लुंगी में ही कैंप करेंगे और उसके बाद अपने अपने डिप्लॉयमेंट एरियाज पे जाएंगे। और डिप्लॉयमेंट एरिया जो हमारा था इंडिया का, वो अलग था, कैलेहोन नहीं था। ओके, सो कैलेहोन में जिस फोर्स ने जाना था वो फोर्स थी घानियन। यू नो, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कंट्री हैज टू क्लियर देयर डिप्लॉयमेंट। सो घाना रिफ्यूज्ड कि आवर सोल्जर्स विल नॉट गो टू कैलेहोन, बिकॉज कैलेहोन आरयूएफ का हेडक्वार्टर था। जैसा आपको मालूम है, करीब करीब 70% एरिया सिरा लियोन का आरयूएफ कंट्रोल कर रही थी। 70% ऑफ द एरिया वाज अंडर आरयूएफ कंट्रोल। गवर्नमेंट तो फ्री टाउन में था, बाकी मैक्सिमम कंट्री तो उन्हीं के पास था फिर सर, इंक्लूडिंग बॉर्डर पोस्ट को मैन कर रहे थे आरयूएफ। जो सिरा लियोन का बॉर्डर गिनी के साथ और लाइबेरिया के साथ, उन बॉर्डर पोस्ट को कौन मैन कर रहा था? आरयूएफ। सिरा लियोन आर्मी नहीं मैन कर रही थी, आरयूएफ मैन कर रही थी। तो दे रिफ्यूज्ड, घाना, वी विल नॉट गो टू कैलेहोन, दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ आरयूएफ।
कहाँ भेज रहे हो? तो फिर इंडियंस को ऑर्डर मिला कि इंडियन कंपनीज कि वी वर डिप्लॉयड बटालियन हेडक्वार्टर इन 2 कंपनी दारू में और 2 कंपनीज एट कैलेहॉन। और कैलेहॉन में कैसे गए वो भी हमने बुक में लिखा है कि आरयूएफ हमें आगे जाने नहीं दे, क्योंकि उन्होंने अपने जगह जगह पे चेक पोस्ट लगाए हुए हैं। आप जब डिप्लॉयमेंट के लिए गए हैं सर, वो भी एक अपने आप में पूरा आई वुड से बैटल इन इटसेल्फ, क्योंकि डिप्लॉयमेंट करने के लिए मूवमेंट आपको आरयूएफ आगे करने नहीं दे रहा है, और अगर आप उसी समय लड़ाई शुरू कर दोगे तो मिशन वहीं खत्म है। सर आप जब आपकी 2 कंपनी, सर आपकी एक कंपनी और 5HGR की एक कंपनी, जब आप लोग कैलोहॉन जा रहे थे तो आप लोगों को रास्ते में रोक दिया जाता है। थोड़ा सा सर ये बता दीजिएगा कि आपको वहाँ पे किस मकसद से भेजा जाता है, आपका क्या टास्क होता वहाँ पे, और ये वाला इंसिडेंट सर जब जाते हुए आप। एक्चुअली उससे पहले तो हम जब दारू जा रहे थे, पहले दारू आता है फिर कैलेहॉन, दारू से पहले ही हमारे को रोक दिया। हमारा कॉन्वॉय जो फर्स्ट कॉन्वॉय जा रहा था, उस कॉन्वॉय के अंदर कॉन्वॉय कमांडर में खुद था सर। हम लोग लुंगी, पहले तो लुंगी की बात करूं, लुंगी का स्टे बड़ा अच्छा था। समुद्र किनारे हमारे तंबू लगे हुए थे सर, और हर दिन सुबह उठ करके सी बीच पे पीटी करना और रनिंग करना और उसके बाद स्विमिंग करना, और ट्रेनिंग बहुत बड़ा फोकस था। लेकिन सबसे बढ़िया वो 3-4 हफ्ते हमारे लुंगी के, वो आज भी याद करते हैं, तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम इन एनी यूएन असाइनमेंट। फिर लुंगी से जब डिप्लॉयमेंट के लिए हरकत शुरू किया तो लुंगी से पहले हम कनीमा एक जगह है लुंगी और दारू के बीच में, सर कनीमा में आए, और कनीमा में नाइट होल्ड करके हमको जाना था दारू। अभी दारू के रास्ते में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक धागा चेक पोस्ट क्या होता था उनका, एक धागा बंधा हुआ है और आगे वाली गाड़ी ने रोक दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब आगे एक धागा बंधा हुआ है। तो ऐसे चलो धागा है तो क्या है, आगे निकलो। बोले नहीं, उसके आगे एक वो खड़ा हुआ है, जंगल वो पहने हुए एकदम जंगली ड्रेस के अंदर एक अकेला सिपाही। तो धागा कितना मोटा धागा? नॉर्मल थ्रेड, रस्सी जैसा पतला सा सूतली। हाँ, वो उनका दिमाग के जैसा। इसके आगे आप जा नहीं सकते हो। तो वो जो सोल्जर खड़ा है उसको आकर के हमने पूछा, इंग्लिश लकीली वहां पे चल जाती थी। कमल क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी कॉलोनी था, थी। तो इंग्लिश दे कुड स्पीक। सो आई रिमेम्बर आस्किंग हिम कि व्हाट हैपेंड टू दैट आरयूएफ सोल्जर। ही सेज माय नेम इज लास्ट ऑर्डर एंड द लास्ट ऑर्डर टू मी, यू नो गो बियॉन्ड दिस थ्रेड, यू कांट गो। I said this is wonderful. I said I will go. He said you try going. I asked the front vehicle to start, and suddenly from the jungle I could see literally at least a platoon of these RAF soldiers erupting and coming and making a block on the road. ये जंगल से आकर के फॉर्म अप हो गए सर। एंड ये वेपन्स थे सर सभी के Weapons पास। के साथ. So then I said, let me handle it little intelligently because we are going for the deployment. कि शुरू में ही अगर हम लड़ाई शुरू कर देंगे तो शायद डिप्लॉयमेंट होने से पहले ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने, बिकॉज़ आपको अभी पता नहीं है सर आगे क्या है। आप इनिशियल डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, आपके मूवमेंट ट्रैक्स के ऊपर निर्भर है सर। आप ट्रैक्स पे जाएंगे, वहां पे एम्बुशेस से लेके कैन एक्चुअली गेट बैड। Will you believe it that we came back? We decided that it is no point trying to escalate. लड़ाई को अभी, हालात को अभी बिगाड़ना ठीक नहीं है, पहले डिप्लॉयमेंट तो होना जरूरी है, वो भी इन फुट सोल्जर्स के साथ। तो हम वहां से अपना कॉन्वॉय कनीमा वापस लाए हैं। कनीमा में लाने के बाद यूएन हेडक्वार्टर से पूरा बातचीत किया है, और यूएन हेडक्वार्टर ने बाद में पूरे ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू आरयूएफ को पास किए कि यूएन फोर्स जो लोमे पीस एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक डिप्लॉयमेंट के लिए आ रही है। अगर आरयूएफ ऑब्जेक्शन करेगी तो आरयूएफ ने साइन किया है लोमे पीस एग्रीमेंट पे। देन वी केम आफ्टर कपल ऑफ डेज टू दारू and I could see the same soldier standing Last there order. and he is saluting you now Oh, because that was they had orders. उनका पैरेलल आर्मी था। RUF was not an ad hoc organization. आफ्टर ऑल 70% एरिया उनका था जब बॉर्डर पोस्ट मैन कर रहे हैं तो एक पैरेलल आर्मी है, उनको ऑर्डर्स पास नहीं हुए थे कि यूएन फोर्स आने वाली है, इसलिए उन्होंने रोका। लेकिन जब उनको ऑर्डर्स पास हो गए, उनके फील्ड कमांडर ने उनको आदेश दिया कि यूएन को आने दो, तो हम आए हैं। फिर आकर के दारू में डिप्लॉयमेंट किया है, और दारू में रहने के बाद सब्सिक्वेंटली हम तो दारू सर बटालियन हेडक्वार्टर था 5HGR का। हेडक्वार्टर बटालियन हेडक्वार्टर एंड 2 कंपनीज इन दारू
एंड एक डीडीआर कैंप। डीडीआर के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। डीडीआर प्रोसेस मतलब डिसआर्मामेंट, डिस्टेबलाइजेशन एंड रीइंटीग्रेशन। सो डिसआर्मामेंट जो के लिए एग्री हुए थे आरयूएफ, वो एग्री हुए थे कि हम हथियार डालेंगे, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं तय हुआ था कितने दिन में डालेंगे, 1 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में। तो जब भी हम आरयूएफ से बात करते थे कि तुमने एग्रीमेंट तो साइन किया हथियार डालने के लिए, किया है, करेंगे टाइम हमारा होगा। तो ये जो एग्रीमेंट था इसमें एक ये लकूना था जो कि मेन मुद्दा बाद में बनता है आगे जाकर के, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया सर। आरयूएफ वाज वेरी इंटेलिजेंट टू साइन तो किया, लेकिन एक दाव अपने पास रखा हुआ था कि हथियार कब डालेंगे वो हमारा फैसला है। इट्स ए वॉलेंटरी प्रोसेस। डिसआर्मामेंट वाज ए वॉलेंटरी प्रोसेस, जो कि उस जमाने में जो हथियार डालता था उसको कितना पैसा मिलता था, $300 और $1 की उनकी लोकल करेंसी कितनी थी, 3000। तो 3000 इंटू 300, इतना पैसा उनको उनकी लोकल करेंसी में एक हथियार डालने पे एक आरयूएफ सोल्जर्स को मिलना था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो डिसआर्मामेंट या डीडीआर का जो प्रोसेस था वो सब ठीक था, लेकिन टाइम बाउंड नहीं। और इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है सर, आपके बुक में ये भी मेंशन है कि ये भी एक प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि जैसे ही कोई सरेंडर कर रहा था उसको ही एक्सपेक्टेड कि मुझे पैसे अभी दो। वो जिस दिन हथियार डाले उसी दिन बोले आज मेरे को पैसा दे दो। एंड ये पैसा रिलीज होना था इंस्टॉलमेंट्स में। एक बार उसकी ट्रेनिंग होनी है, पहले उसको एक रिबेल ऑर्गेनाइजेशन से वापस मेन स्ट्रीम में लाके उसको ट्रेन करके फिर उसको उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी उसको सिखाना है, या कारपेंटरी का जॉब या कुछ, कि इसके बाद ये क्या करेगा, रीइंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी, और उसके बाद उसको पैसा मिलना था। इसको किसी चीज से मतलब नहीं था, ये हथियार डाल दे उस दिन $300। तो वो भी एक इशू बाद में। सो आप जब दारू में गए सर, द बटालियन हेडक्वार्टर कुछ दिन बाद में वहां पे आ गए और आप लोग आगे गए? यस, पहले लाइक कंपनी रीच देयर सर, एंड एडवांस पार्टी हमारे से भी पहले दारू में पहुंच चुकी थी सर, बट दे हैड गॉन बाय हेलीकॉप्टर। रोड कॉलम जो लेके गए थे, फर्स्ट रोड कॉलम लेके गए। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।